गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी टिप्स चैनल। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लोग सबके साथ शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। हम आपके लिए इसी प्रकार और से और अधिक एजुकेशनल वीडियोस बनाएं। प्लीज़ कमेंट में लिखें कि किस सब्जेक्ट पे, किस क्लास के, किस टॉपिक पे आप वीडियोस चाहते हैं ताकि हम आपकी मदद कर सकें। तो आज हम सीए फाइनल के पेपर 8 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हमने आईडीटी के चैप्टर नंबर 8 रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो हम अब सेक्शन नंबर 26 पे पहुंच गए हैं। सेक्शन नंबर 26 क्यों लिखा, लॉ मेकर ने किस विचारधारा से लिखा, वो समझते हैं। कि लॉ मेकर चाहता है कि सेक्शन 26 में लिख दूं कि डीम्ड रजिस्ट्रेशन, कि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं मांगी परंतु आपको दे दी जाएगी। एक होता है सीजीएसटी एक्ट, ठीक है जी, एक होता है एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। अगर किसी को एसजीएसटी या यूटीजीएसटी में रजिस्ट्रेशन या यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रदान कर दिया गया है तो ये माना जाएगा उसे सीजीएसटी एक्ट में भी रजिस्ट्रेशन और यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रदान कर दिया गया है। तो इसमें एक कंडीशन ये रखी गई है कि सेक्शन 25 के सब सेक्शन 10 में जो टाइम लिमिट में, जितनी टाइम लिमिट में प्रॉपर ऑफिसर को कंप्लायंस वेरिफिकेशन करनी होती है वो हो गई हो, यानी जितने देर में उसने कंप्लायंस करनी होती है कि हाँ जिस व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करा है उसकी कंप्लायंस ठीक है, जेन्युइन है, करेक्ट है, ट्रू है। तो अगर वो कंप्लायंस हो गई है तो अगर एसजीएसटी या यूटीजीएसटी में रजिस्ट्रेशन या यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉट हो गया है तो ये मान लिया जाएगा वो सीजीएसटी एक्ट में भी अलॉट हो गया है। इसी के साथ उसने क्लियर कर दिया कि यानी अगर एसजीएसटी और यूटीजीएसटी में मिल गया। अब उसके दिमाग में आया कि मान लीजिए अगर एसजीएसटी और यूटीजीएसटी में रिजेक्शन कर दी गई तो ये माना जाएगा कि ये रिजेक्शन सीजीएसटी में भी हो गई, चाहे जो कुछ भी सेक्शन 25 सबसेक्शन 10 में लिखा हो, नॉट विद स्टैंडिंग सबसेक्शन 10 ऑफ सेक्शन 25। तो लॉ मेकर ने कह दिया कि अगर किसी स्टेट ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रदान कर दी तो मान लिया जाएगा सीजीएसटी में भी उसको रजिस्ट्रेशन मिल गई है। तो लॉ मेकर ने सेक्शन 26 में सबसेक्शन 1 और 2 में ये दो बातें बताई है सिंपली, कोई इसमें बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। अब इसके बाद सेक्शन 27, एक बात बता दीजिए 25, 26 और 27 सेक्शन किसके अंडर आते हैं, प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो अब हम बात करेंगे सेक्शन 27 की। ये कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाई लॉ मेकर ने। इसमें उसने कहा कि जो भी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होता है कि मान लीजिए, अब मैं बता ही दूं क्योंकि अभी मेरे को एक स्टूडेंट का फोन आया था कि सर थोड़ा सा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के बारे में भी बता दें। कि मैंने पंजाब में बिजनेस कर रहा हूं, सप्लाई ऑफ गुड्स करता हूं, होजरी गुड्स है मेरी, ठीक है जी, मान लीजिए, ठीक है, यहां पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंने ले रखा है पंजाब में। अब दिल्ली में मैं गया, वहां पे एक एग्जीबिशन है, ठीक है जी, उस एग्जीबिशन में मैंने पार्टिसिपेट करना है तो वहां पे जाऊंगा, मैं सप्लाई करूंगा, सेल करूंगा। तो क्या मुझे अब दिल्ली की उस एग्जीबिशन के लिए जो 7 से 15 दिन के लिए मान लीजिए चलनी है, कि मिनिमम 7 दिन 15 दिन कुछ समय के लिए वो होनी है, तो क्या मैं इस समय के लिए दिल्ली में जीएसटी रजिस्ट्रेशन लूं? तो लॉ मेकर ने कहा कि नहीं भाई, इस प्रकार अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने लगे लोग तो लोगों में सही सुविधा नहीं मिल पाएगी लोगों को। तो उसने कह दिया कि आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बन जाएंगे कि आप दिल्ली में कुछ पीरियड के लिए सप्लाई करना चाहते हैं, आप करें, ठीक है जी। उस सप्लाई के दौरान आप जिस डेट को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करोगे
उस डेट पे आप ये हमें बताओगे कि आपकी एस्टिमेटेड लायबिलिटी क्या होगी, आपको कितनी सेल की उम्मीद है, कितना आप टैक्स आप पे बन जाएगा आईटीसी छोड़कर, तो उतना टैक्स आपको हमें डिपॉजिट करवा देना है। तो गवर्नमेंट में आप उतना टैक्स पे कर दें, ठीक है, कि आपकी एस्टिमेटेड लायबिलिटी हो गई, ठीक है जी। तो ये जो टैक्स होगा ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रिफ्लेक्ट करेगा असेसी के, ठीक है जी। तो उन्होंने क्या कहा, फिर अगला लाइन आई कि इनकी रजिस्ट्रेशन की टाइम लिमिट कितनी होगी, कितने समय के लिए रजिस्ट्रेशन प्रदान की जाएगी। तो लॉ मेकर ने कहा कि अर्लियर ऑफ दीज टू, क्या अर्लियर है कि जो आपको सर्टिफिकेट में डेट लिखी गई है, ठीक है जी, डेट इन सर्टिफिकेट की आपको जो सर्टिफिकेट दिया गया वो, या रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन के जिस डेट से रजिस्ट्रेशन आपको अलॉट की गई है उस डेट से 90 डेज, ठीक है जी, विच एवर इज अर्लियर। लॉ मेकर चाहता है कि सर्टिफिकेट में प्रॉपर ऑफिसर बता देगा कि आपने रजिस्ट्रेशन इतने दिन के लिए मांगी, मैंने दे दी। आपने मान लीजिए मांगी 60 डेज के लिए, मैंने दे दी। आपने मांगी 120 डेज के लिए, भाई मैं नहीं दे सकता, जिस डेट से रजिस्ट्रेशन में अलॉट करूंगा सिर्फ मैक्सिमम 90 डेज के लिए मैं रजिस्ट्रेशन दे सकता हूं, ठीक है। तो लॉ मेकर ने ये डिसाइड करा कि कम बस 90 डेज के लिए कोई व्यक्ति 3 महीने के लिए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बन सकता है। अब मान लीजिए इसमें कंडीशन आ गई, यहां पे एग्जीबिशन चल रही थी, इनका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो करा, अब ये 90 डेज से क्रॉस कर रही है एग्जीबिशन की, अगली एग्जीबिशन और आ गई, उन्होंने एक्सटेंशन कर ली, तो यहां पे कमिश्नर से स्पेशल अप्रूवल मिलेगी। उस अप्रूवल को रिटर्न कॉजेज साथ में देके कि कमिश्नर को वो कॉजेज बताए जाएंगे, रिटर्न में सब कुछ रखा जाएगा। कमिश्नर साहब 90 डेज की और एक्सटेंशन मैक्सिमम दे सकते हैं, ठीक है बच्चों। इस एक्सटेंशन के साथ आपको असेसी को यानी जितने उस एक्सटेंशन पीरियड में टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो भी डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। तो सिंपल सा लॉ कर दिया। लॉ मेकर ने कहा कि ठीक है 90 डेज के लिए देता हूं, कम के लिए चाहिए कम के लिए ले लो, अगर 90 डेज के लिए चाहिए जितने के लिए चाहिए उतने एडवांस की टैक्स लायबिलिटी है वो डिपॉजिट करवा दो। अब अगर आपको 90 डेज से ज्यादा की चाहिए तो आप कमिश्नर को अप्लाई कर दो, वो रिटर्न में रिकॉर्ड रख के आपको एक्सटेंशन दे देगा। मैक्सिमम एक्सटेंशन कितने दिन की, 90 डेज, यानी आधा साल ही आपको कैजुअल टैक्सेबल मैक्सिमम अलॉट हो सकता है, ठीक है जी। तो एडवांस में टैक्स की लायबिलिटी आप पूर्ण पे करते रहे, यहां तक हो गया। अब आगे कि ये जो एक्सटेंशन होगी ये अर्लियर मैंने आपको समझा दिया, तो सेक्शन 27 यहां तक ही बतलाता है। अब एक पॉइंट मैंने आपको समझाना था जो पिछली क्लास में भी समझा दिया था कि 30 डेज, स्टूडेंट ने पूछा था कि सर 30 डेज नॉर्मल के लिए है, अगर कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है उसके लिए 5 डेज में उसको अप्लाई करना होता है। अब नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन कौन है सर, उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें। तो भाई नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है कि मान लीजिए अमेरिका के पुराने राष्ट्रपति का नाम क्या था, जो बहुत ट्रंप जी बहुत अग्रेसिव थे, ट्रंप जी का बिजनेस बहुत अच्छा था, बहुत सारी दुनिया में वो करते थे, ठीक है जी। तो वो अगर कुछ बिजनेस भारत में थोड़ी देर के लिए भी करना चाहें, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन वो आते हैं, वो चाहते हैं कि मैं राजस्थान में सप्लाई करना चाहता हूं पर मेरे पास फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, ठीक है। तो फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है पर मैं बिजनेस करना चाहता हूं कुछ ही देर के लिए, तो उनको नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन मान लिया जाएगा और उनपे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में वो आ जाएंगे, ठीक है, सेक्शन 24 के, ठीक है, और उनको इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, ठीक है बच्चों। अब हमने सेक्शन 25 पढ़ लिया, 26 पढ़ लिया, 27 पढ़ लिया। अब मान लीजिए रजिस्ट्रेशन आपकी होगी या आपके क्लाइंट की रजिस्ट्रेशन हो गई। अब उनको कई बार क्या होता है, जो जानकारी उन्होंने
रजिस्ट्रेशन के समय गवर्नमेंट को या पोर्टल पे अपलोड करी, उसमें कुछ बदलाव होता है, या बदलाव के बाद भी आफ्टर चेंज उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने, लॉ मेकर ने सोचा लोग ऐसे करेंगे कि वो जो दी गई जानकारी है उसमें बदलाव होगा, तो इनको किस सेक्शन में रखा, सेक्शन 28 में, अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो लॉ मेकर ने कहा मैं 2 फील्ड्स बनाता हूं, फील्ड्स, एक होगी कोर फील्ड्स, एक होगी नॉन कोर फील्ड्स, ठीक है जी। कहता अगर किसी व्यक्ति ने अपने नाम में चेंज करवाना है तो उसे कोर फील्ड रखा जाएगा, ठीक है जी। अगर किसी व्यक्ति ने अपने डायरेक्टर्स में चेंज कराना है, ठीक है, पैन सेम रहे, पैन नंबर सेम रहे, ठीक है, मेंबर्स में चेंज कराना है, ठीक है जी। तो अगर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में चेंज करवाना है, तो अगर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में करवाना है, तो इनको कोर फील्ड की चेंजेस माना जाएगा कि बहुत ये महत्वपूर्ण है, और ये एप्लीकेशन जाएगी प्रॉपर ऑफिसर को विद इन 15 डेज ऑफ चेंज, ठीक है। जिस दिन ये चेंज हुआ, मान लो आपका नाम चेंज हो गया, आज 13 मार्च है, तो 28 मार्च तक आपको ये चेंज के लिए एप्लीकेशन लगा देनी है। लॉ मेकर ने कहा यहां तक हो गया पॉइंट, अब आगे विद इन नेक्स्ट 15 डेज प्रॉपर ऑफिसर इसकी अप्रूवल करेगा या इसकी रिजेक्शन करेगा, ठीक है जी। या तो वो कर देगा कि अप्रूव, हाँ कि आपकी ये चीज ठीक है, आपने अप्लाई सही करा है, डॉक्यूमेंट सही लगाए हैं, चेंज अलाउ करता हूं, अप्रूवल आ गई, या उसकी कोई क्वेरी होगी वो क्वेरी ले लेगा। या अगर आपको रिजेक्ट करेगा तो रिजेक्शन के टाइम एक बार सुनेगा जरूर, बीइंग हर्ड। याद रखना बच्चों, भारत में और हर जगह एक नेचुरल जस्टिस का क्लोज होता है, जिसमें आपको एक मौका दिया जाता है अपना पक्ष रखने के लिए। अगर आपके साथ कोई भी निर्णय हो रहा है, मैंने अगर आपके लिए कोई निर्णय लिया तो एक बार आपसे सुनूंगा जरूर उस निर्णय को लेने से पहले। अदर देन दिस नॉन कोर फील्ड्स आ जाएंगी, ठीक है। मैंने मोबाइल नंबर में चेंज करना था, ठीक है, मैंने ईमेल आईडी में चेंज करना था, ठीक है, ये सब ऐसे, ठीक है, मेरे नॉन कोर फील्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। मैंने बैंक डिटेल्स चेंज करनी थी, ठीक है जी, मैंने HSN कोड चेंज करना है या सर्विस अकाउंटिंग कोड चेंज करना है, कुछ भी ऐसा करना है, जस्ट पोर्टल पे जाके आप चेंज के लिए अप्लाई करें तो वो अप्रूव हो जाएगा। तो यही सब बातें सेक्शन 28 में बताई गई हैं। सेक्शन 28(1) में है कि चेंज है, पीओ अलाउ कर देगा, 15 डेज में आप अप्लाई करें, नेक्स्ट 15 डेज में वो अलाउ कर देगा, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन आपने दी है वो उसको चेक करेगा, या तो अप्रूव कर देगा या रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। रिजेक्ट करने से पहले आपको एक मौका देगा, ठीक हो गया। अगर कोई रिजेक्शन की जाती है, सबसेक्शन 3 में लिखा है, या कोई रिजेक्शन करी जाती है या अप्रूवल दी जाती है SGST एक्ट में या UTGST एक्ट में, तो ये इसे माना जाएगा कि CGST एक्ट में भी सेम अप्रूवल या रिजेक्शन दी गई है, ठीक है बच्चों। अब एंड में 2 आते हैं पॉइंट कि मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है कि मैं पैन नंबर चेंज कर रहा हूं, मेरी ये चेंज है, तो इस चेंज को आप कोर फील्ड में मानोगे या नॉन कोर फील्ड में, कमेंट में लिख के बताओ। कि मान लो मेरा पैन नंबर जो भी है 10 डिजिट का, तो मैं कह रहा हूं कि GST में मेरे पे GST में नंबर है, मैं इसको चेंज कर रहा हूं, तो ये ना कोर है या ना नॉन कोर है, ठीक है जी। पैन में चेंज आपको न्यू रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी, ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब अगर सर मान लीजिए मेरे पास एक GST रजिस्ट्रेशन है, पंजाब में बिजनेस कर रहा हूं, ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन है, अब मैं चाह रहा हूं कि मैं बिजनेस प्लेस बदल के मैं चला जाऊं हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, तो ये GST नंबर मेरा चेंज
प्लेस चेंज कर दो, बिजनेस प्लेस को, चेंज ऑफ प्लेस। आपने कहा ये एडिशनल प्लेस है, कोर फील्ड में आ जाएगी, चलो सर कर लेना 15 दिन में, मैं अप्लाई कर दूंगा, 15 दिन में वेरीफाई कर देना। नहीं बच्चों, स्टेट वाइज जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, तो यहां पे आपको फ्रेश न्यू रजिस्ट्रेशन प्राप्त करनी पड़ेगी। तो हमने इस लेक्चर में सेक्शन 26, सेक्शन 27 और 28 को कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट एक लेक्चर करेंगे, कोशिश करेंगे उस लेक्चर में इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक सस्पेंशन कैंसिलेशन जीएसटी की रजिस्ट्रेशन को कवर अप करने का। जय हिंद, नमस्कार। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।